नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक सेशन लेके आया हूं लाइव। उसका रीज़न ये है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, लास्ट समय है, लास्ट समय प्रेशर बहुत हो जाता है, इसको लेकर के क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे समराइज़ करें, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, किन चीज़ों को कितना समय दिया जाए, इस समय कितना पढ़ा जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर के एक गाइडेंस की ज़रूरत है। इस पे आप कुछ करिए। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पीसीएस देने जा रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो लगातार दे रहे हैं। तो आज का सेशन मैं यूपीपीसीएस प्री के लिए लेके आया हूं, जो 24 अक्टूबर 2021 को होने वाला है। और उसके लिए आज से आपके पास ठीक 50 दिन हैं। तो अंतिम 50 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, कितना समय पढ़ाई पे देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना देना चाहिए, किस चीज़ को कितने लेवल तक पढ़ना है, किसको आप स्किप कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि कई साथी हमारे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, कितने पेपर होते हैं, माइनस मार्किंग का क्या क्राइटेरिया है, इन सारे मुद्दों पे थोड़ा सा हम उनसे डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने इन सारे प्रोसेस पे कि क्या हमारी रणनीति हो, क्या सब्जेक्ट वाइज हमारी रणनीति हो, कितने हमको घंटे देने चाहिए, इस समय कैसे पढ़ाई को हमको मैनेज करना चाहिए, क्या क्या हमको इस समय कवर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो यूपीपीसीएस प्री 2021 का होने वाला है। आज का जो विषय है वो नेम ऑफ द एग्जाम आपका है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस जनरल रिक्रूटमेंट, फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड बैकलॉग स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रीलिम्स एग्जाम। तो आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो आपको जो आंसर सीट मिलती है उसमें नेम ऑफ द एग्जामिनेशन भरना होता है। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में आप केवल इतनी चीजें ही भर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। तो आप एग्जाम में जाएंगे, आपको पहले ही जो ओएमआर सीट होता है उस पर आपको भरने के लिए मिलेगा। तो आप ये क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पूरी स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हम केवल पढ़ना नहीं बताएंगे आपको, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म में कैसे चीजें की फिलअप किया जाए, क्योंकि बहुत साथी पहली बार एग्जाम देंगे और आप ओएमआर सीट या जो अटेंडेंस सीट पे कुछ भी मिस करने में चूक गए तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आपको। तो आपसे वहां पूछा जाएगा नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, तो कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आपको 24 अक्टूबर को होने वाला है। आज आपकी डेट कितनी है? आज आपकी डेट है 3 सितंबर 2021। आपका एग्जाम कब है? 24 अक्टूबर 2021। अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 दिन आपके पास हैं अपने अंतिम दिनों की रणनीति को तय करने में। तो इस 50 दिनों में हमें क्या करना होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको हम बता दें, आप जान भी रहे होंगे लेकिन हम आपको एक संक्षिप्त विवरण दे दें कि इसमें कुल 2 पेपर आपके होते हैं। 2 पेपर का एग्जाम होगा। पहला आपका जनरल स्टडी होता है, दूसरा सीसेट का पेपर होता है। सीसेट है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां आपके एप्टीट्यूड की टेस्टिंग की जाती है। ये दोनों ही पेपर आप देखेंगे 2 घंटे के होते हैं, यानी कि जो जीएस का पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा, जो सीसेट का पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा, और दोनों पेपर के बीच में आपको एक गैप दिया जाता है 2 से 3 घंटे का। दोनों पेपर आपके सेम डे में होते हैं। एक मॉर्निंग में होगा, 9:30 से स्टार्ट होगा, 12:30 खत्म होगा। दूसरा स्टार्ट होगा 2:30 बजे से और 4:30 तक जाएगा। ठीक, यहां देखिए लिखा हुआ है, आप एकदम क्लियर रहिए कि आपको 9:30 पे ही एग्जाम आपका होगा, 11:30 तक खत्म होगा। दूसरा 2:30 से स्टार्ट होगा, 4:30 पे खत्म होगा, और आपका भी एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसमें लिखा रहता है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपको सेंटर पे विजिट करना पड़ता है। तो आप उस हिसाब से, जैसा आपका लोकेशन होगा, जितना डिस्टेंस होगा, उसके हिसाब से आप चीजें मैनेज करिएगा। तीसरा ये है कि कितने नंबर के दोनों पेपर होते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा कि एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक विकल्प आपको सही होगा, उसको आपको टिक करना होगा। दोनों ही पेपर जो हैं वो 200-200 नंबर के होते हैं, यानी प्रीलिम्स पूरा 400 नंबर का होता है,
लेकिन इस प्रीलिम्स में जो जीएस का पोर्शन है उसी से आपकी मेरिट बनती है। सीसेट वाला पोर्शन कैसा होता है, वो क्वालिफाइंग होता है। ठीक, सीसेट का जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आपको 33% ही नंबर उसमें लाने हैं। तो यानी 33% का मतलब क्या कि सीसेट के पेपर 200 मार्क का है, इसका 33% कितना हो जाएगा, 66। यानी कि अगर आप 66 नंबर ले आते हैं तो आप सीसेट में क्वालिफाई माने जाएंगे। और जब आप सीसेट में क्वालिफाई होंगे तभी आपकी मेरिट क्लियर होगी। अगर आप सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो जीएस में कितने भी अच्छे नंबर आपके क्यों ना आए हों, आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी मैं सीसेट पे भी बात करूंगा, क्योंकि जब कोई चीज आयोग में क्वालिफाइंग बनाई जाती है तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हमें ये दिमाग में आ जाता है कि 33% ही पाना है, उसको लेकर के हम अपनी तैयारी उसमें कहीं ना कहीं शिथिल कर देते हैं। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि कई बार हमारी खुद की गलतियों के कारण अच्छा होते होते रह जाता है और हम सीसेट में क्वालिफाई करने से रह जाते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव चला जाता है। तो हमें सीसेट को भी ध्यान में रखना है। इसलिए हमने आज फोकस में बार बार आपसे कर रहा हूं कि क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर करिए, इसका मतलब है कि इसको और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पूरी मेरिट क्लियर होगी। तो दोनों पेपर आपके देखेंगे, जीएस का पेपर भी 200 नंबर का होता है, सीसेट का पेपर भी 200 नंबर का होता है। ठीक है ना, सीसेट का पेपर है क्वालिफाइंग का मतलब इसमें केवल 33% आपको पाना है। और मेरिट किससे बननी है आपकी प्री की, कट ऑफ किससे जनरेट होगी, वो होगी जीएस से। जीएस से आपकी कट ऑफ जनरेट होगी। कितने क्वेश्चन होंगे, कई बच्चों का है कि कितने क्वेश्चन होते हैं सर, जो पहली बार देने जा रहे हैं उनको क्लियर नहीं होता है कि कितने क्वेश्चन है। जीएस में अगर क्लियरिटी भी है कि जीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं तो सीसेट में कंफ्यूज होते हैं कि कहीं सीसेट में 80 क्वेश्चन तो नहीं होते हैं। तो सीसेट के पोर्शन को लेकर के यूपीएससी और यूपीपीसीएस में डिफरेंस ये है कि यूपीएससी में 80 क्वेश्चन होते हैं आपके सीसेट के पेपर में, लेकिन यूपीपीसीएस में आपके सीसेट के क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होते हैं। वहीं यूपीएससी में जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस में जीएस के पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। मतलब क्या है, जीएस के पेपर फर्स्ट में आपके 150 क्वेश्चन और सीसेट में आपके 100 क्वेश्चन। दोनों ही कितने 2-2 मार्क्स से होते हैं। सॉरी, ये 1.3 या 4 के करीब आएगा अगर आप निकालेंगे। मेरिट किससे बननी है, पेपर फर्स्ट से 150 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, और मेरिट आपको इसी से बननी है, कट ऑफ आपकी इसी से जारी होनी है। सीसेट है 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, और ये आपको क्वालिफाई करना है, 33% इसमें गेन करना है। अब नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, हमने आपको पहले बता दिया। नेचर ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पेपर कैसा होता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो हमने आपको पहले बता दिया कि पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू टाइप का होता है। एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसके ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है निगेटिव मार्किंग का। इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि निगेटिव मार्किंग सीसेट के पेपर में भी है और जीएस के पेपर में। मतलब पूरा जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है, यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। इसको लेकर के आप बिल्कुल क्लियर रहिए। तो निगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब यह है कि जैसे ही निगेटिव मार्किंग है तो आपको सतर्क हो जाना है कि हमें उन्हीं क्वेश्चनों को टैकल करना है, उन्हीं क्वेश्चनों को आंसर देना है जिसको लेकर के आप पूरी श्योरिटी में हैं, जिसको लेकर के आप पूरी श्योरिटी में हैं। क्योंकि आप इधर देखिए कितने नंबर का माइनस मार्किंग है, 1/3। जो निगेटिव मार्किंग है आपकी, निगेटिव मार्किंग है 1/3। 1/3 का मतलब 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। तो इसको बहुत बारीकी से समझिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कि आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। आपने 3 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया और 1 क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया, और चारों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो कुल 8 नंबर के क्वेश्चन थे, आपने चारों का जवाब दे दिया, जिसमें आपके 3 सही हुए और 1 गलत हो गया। 3 सही का 6 नंबर मिल गया, 1 गलत का -33 नंबर इसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो
0.33 डिडक्ट कर लिया जाए तो आपका नंबर आएगा 5.67। सोचिए, एक क्वेश्चन गलत होने से आप 30.33 से नीचे आए और इतने पे बहुत सी मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास विकल्प ये है कि जब आप क्वेश्चन को लेकर श्योर हों तभी उस क्वेश्चन को टच करें। अगर आप कहीं भी डायलेमा में हो तो एक दो बार सोचें, लेकिन उसके बाद भी अगर आप क्लियरिटी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही ज्यादा उचित होगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत होता है तो उसके नंबर आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपके कोई नंबर कैंसिल नहीं होंगे। एग्जाम्पल में है, आप इसको भी ऐसे समझ सकते हैं। अभी हमने क्या कहा, 4 क्वेश्चन आपके पास थे, आपने 3 क्वेश्चन का सही जवाब दिया, आपको 6 नंबर मिल गए। आपने एक क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया, आपके -3.33 नंबर कैंसिल हो गए। आपका टोटल आया, टोटल जो आपको नंबर मिले 5.67। लेकिन वहीं आपके पास 4 क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, आपके लिए 6 नंबर। एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, आपने कैंसिल कर दिया, कोई नंबर डिडक्ट नहीं हुआ, आपके कितने मार्क्स मिले? 6 नंबर। तो आपको जब वही मैं कर रहा हूं, यहां आपका एक क्वेश्चन छोड़ने से 6 नंबर, यहां एक क्वेश्चन करने से वो गलत होने से 5.67 नंबर। तो क्वेश्चन छोड़ने से अगर आपका फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। तो क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब पूरी श्योरिटी हो, क्योंकि पॉइंट में भी नंबर पे मित्रों यहां मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है और अंदर बाहर का खेल पॉइंट में भी हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिए। 1/3 है, यानी कि 0.33 आपका नंबर डिडक्ट होगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो, पर क्वेश्चन 0.33। अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिया, 10 क्वेश्चन 0.33 मतलब 3.3 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सिलेबस पे कि जीएस के सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होता है यूपीएससी का, पीसीएस का। तो पीसीएस के सिलेबस में हम एक रफली देख लेते हैं। कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं। जीएस फर्स्ट पेपर जो आपका, जहां से आपकी कट ऑफ बनती है, जहां से आपकी कट ऑफ बनती है, जो 200 नंबर का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुल 7 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। पहला है करंट अफेयर्स। अभी हम इनके एक डिटेल चर्चा करेंगे कि किस में क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये समय रिवीजन का है। यहां अभी तक आप जो पढ़ लिए होंगे उसी को रिवाइज करने का समय है, अब कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है। तो अगर आप नया ट्राई करने के चक्कर में है तो हमारी ये सुझाव है कि आप ना करें। जितना भी आपने पढ़ा है उसको और अच्छे तरीके से रिवीजन करें और अच्छे तरीके से कवर करें, ताकि उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाएं। पहला है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा है इंडियन हिस्ट्री। अभी हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। नेशनल मूवमेंट। तीसरा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक, फिजिकल ज्योग्राफी। चौथा है इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, पंचायती राज, राइट इशूज। अगला है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूसिव, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव, ईटीसी। अगला है एनवायरनमेंट, जहां लिखा हुआ है, मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूं और अभी आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या हमारे पढ़ने का। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, जनरल इशूज। यहां देखिए एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है, मैं इसीलिए आपको चीज बताना चाह रहा हूं। अभी मैं इसको घेर के आपको क्लियर करता हूं। और लास्ट है जनरल साइंस। यहां मेरे बताने का मतलब यह है कि कई स्टूडेंट ऐसा है जिनको एहसास होता है, ऐसा लगता है कि अगर हमें पॉलिटी दी गई है या हिस्ट्री दी गई है तो हम सब शुरू से अंत तक पढ़ डालें। और इसमें होता यह है कि रिवीजन के समय वो ऐसी प्रक्रियाओं में आ जाते हैं कि फिर से पूरी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करने लगते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उनके जो प्रीवियस तैयारी होती है, पहले की तैयारी होती है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और नया पढ़ने और अधिक पढ़ने के चक्कर में जो पुराना पढ़ा हुआ भी है, वहां से उनके डायलेमा की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो कई बार स्टूडेंट के सामने ऐसी डायलेमा की स्थिति आ जाती है कि उस स्थिति से उनके क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डायलेमा से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप एग्जाम के लास्ट समय में कुछ नया ना पढ़ें, जितना भी पढ़ें उसको रिवीजन करिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। मैं यहां आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमने इसको क्यों पढ़ा।
जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि उसके सिलेबस में क्या दिया गया है। सिलेबस में जितने भी वर्ड दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक पे आपकी पहले अच्छी पकड़ बना लेनी चाहिए। जब उन टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाए, फिर आप उस सब्जेक्ट में बचे हुए टॉपिक को देखें। यही एक बेहतर स्ट्रेटजी होती है अपने पढ़ने पे। जैसे मैं आपको बात करूं तो देखिए यहाँ क्या दिया होगा। अगर हम ज्योग्राफी बात करें तो दिया हुआ है सोशियो इकोनॉमिक, फिजिकल ज्योग्राफी। मेनली दो चीजें दिया गया, सोशियो इकोनॉमिक और फिजिकल ज्योग्राफी। तो आपको पहले इन दोनों पे फोकस करना चाहिए, बाकी बचे हुए चीजों पे आप इसको ध्यान दे सकते हैं। इसी तरह आप आइए, पॉलिटी में क्या दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा पब्लिक पॉलिसी, अगला पंचायती राज, राइट इश्यूज। तो 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक आपके अच्छे तरीके से कवर होने चाहिए। और आप अगर एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन 5 सेगमेंटों से पॉलिटी के सेगमेंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या मैक्सिमम रही है। तो ऐसे ही आप देखेंगे इकोनॉमी में, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप सस्टेनेबल डेवलप पिछले 2018 से लेकर के अभी तक देखिए, पेपर में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, डेमोग्राफिक से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, पॉवर्टी से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ से जरूर मिलेंगे, सोशल सेक्टर से जरूर मिलेंगे। तो आप पहले जो सिलेबस में दिया गया उन चीजों को अच्छे से कवर करिए और पढ़ भी ऐसे ही रहे होंगे। रिवीजन की प्रक्रियाओं में भी आप ऐसे ही शामिल करिए चीजों को। एनवायरमेंट इकोलॉजी में देखिए क्या दिया गया है। एनवायरमेंट इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां दी गई हैं जिसको आपको अच्छे से कवर करना चाहिए पहले। और यहां एक लाइन और लिखी गई है, इसको आप विषय जानिए, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। और यही बात जनरल साइंस में भी लिखी गई है। मतलब यह है कि आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में बताया गया है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में, ना कि उसको आपको स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता की जरूरत है कि आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी का इन्वायरमेंटल स्टडी के रूप में पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी की भी बुक अगर मार्केट में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो मोटी मोटी बुकें हैं जिनको उतना नहीं पढ़ना। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको पढ़ने बैठ जाएंगे और चीजें आपकी वहां से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती। तो सटीक पढ़िए, संतुलित पढ़िए और जितना कहा गया है उतने पे हमें काम करना है। अब हम एक एक करके देखते हैं करंट इवेंट्स। सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के सामने कि सर करंट इवेंट्स कहां से पढ़ें, कैसे चीजों को कवर करें। तो करंट इवेंट्स में आपको क्या कहा गया है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और वहां एक लाइन और लिखी गई है, कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट देम। आपको करंट इवेंट्स जब भी आप तैयार करें, खासकर पीसीएस के लिए, तो उसमें इस बात को जरूर ध्यान रखें कि करंट इवेंट पढ़ते समय आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ें यूपी के बारे में हो उनको स्पेशल तरीके से ट्रीट करना है आपको, उनको अलग रिकॉर्ड रखना है आपको, ठीक है ना। दूसरा, इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या इंडेक्स हैं, उनको आपको अच्छे से कवर करना है। और करंट अफेयर्स के लिए पीसीएस में डिटेल बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको करंट अफेयर्स में यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन पूरे साल में होनी चाहिए, कितनी चीज़ें हुई हैं। अब बच्चों का दूसरा सवाल होता है कि सर कब से कब पढ़ें। तो आपका एग्ज़ाम पहले 13 जून को था, यहाँ से क्लियर करके 24 अक्टूबर को कर दिया गया है। पिछला एग्ज़ाम भी 24 अक्टूबर को ही था। तो मेरा मानना है कि आपको जो करंट तैयार करना चाहिए वो करंट तैयार करना चाहिए दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का। दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2020 तक का करंट आपको तैयार करना चाहिए। और इसमें ये बात जरूर ध्यान रखिए, हमने फिर बोला आपसे कि यूपी स्पेशल रिलेटेड कोई भी इशू अगर करंट में है तो वो प्रायोरिटी में रहेगा। जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स को आप प्रायोरिटी में आपको रखना है। जितने भी गेम हैं, जितने भी अवार्ड हैं, ये आपको प्रायोरिटी में रखना है।
जितने भी आपके सैन्य अभ्यास हो रहे हैं इस समय, वो प्रायोरिटी में रखना है। इसके बाद आपको इकोनॉमिक सेक्टर को देखना है, इकोनॉमिक सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस हो रही है। पॉलिटिकल सिस्टम में देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। यहाँ केवल पॉलिटिकल सिस्टम में आपको चेंज पढ़ना है, और चेंज के साथ साथ आपको देखना है कि यूपी में कुछ रिलेट हो रहा है कि नहीं। तो करंट पढ़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यूपी स्पेशल जो भी करंट हो उसको हाईलाइट करना है। फिर आपको खेल, अवार्ड, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है। जितने भी सैन्य अभ्यास वगैरह हैं इनको कंप्लीट करना है। जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं इनको भी कंप्लीट करना है। जितने भी इंटरनेशनल इशूज हैं जहां इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां इंडिया की पोजीशन होल्ड हो रही है, और वहां कहीं टच अगर यूपी का हो रहा है तो वहां आपको कंप्लीट करना है। तो करंट को इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, और करंट को आप कंप्लीट करिए दिसंबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का, ये आपको कंप्लीट करना चाहिए। करंट कैसे पढ़ना है, वो हमने क्या पढ़ना हमने आपको बता दिया। कैसे पढ़ना भी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अगला हमारा सेगमेंट है इंडियन हिस्ट्री। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपका कुल 150 क्वेश्चन का पेपर है तो इसमें हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चनों की जो संख्या है वो लगभग 30 से 35 के करीब आती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा सेगमेंट अपने आप में कवर करता है। तो 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं जो निर्णायक होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब इसमें आपके हिस्ट्री में 3 चीज है, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न। एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न 3 पोर्शन आपको पढ़ने हैं, जो बड़ा पोर्शन है। लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे और आप देखेंगे 2011 से अभी तक में, और मैं आपसे कहूं आप देखिए भी, और यहां से आपको हम बता भी रहे हैं कि 2011 से लेकर के और 2020 तक की प्रक्रियाओं में अगर आप देखेंगे कि हिस्ट्री से जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों में अगर मान लीजिए एवरेज हम 30 क्वेश्चन ले लें कि 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न से लगभग 25 क्वेश्चन हैं एवरेज। एंशिएंट से एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन हैं, और यहां 2 से 3 क्वेश्चन है। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है वहां अगर हम एवरेज 30 क्वेश्चन लें तो 29 क्वेश्चन में से मॉडर्न से 25 क्वेश्चन के एवरेज पूछे गए हैं, एंशिएंट से 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज पूछे गए हैं, और फिर आपसे मिडिवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 से 3। अब अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक मिडिवल नहीं पढ़ा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम के अंतिम समय मिडिवल हम पढ़ेंगे, तो मेरा मानना यह है कि आप मिडिवल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मिडिवल को आप पढ़ने बैठेंगे तो इन दोनों से बड़ा है मिडिवल। और मध्यकालीन भारत को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे, और वहां से क्वेश्चन आने की संख्या क्या है, 2 से 3। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन, अभी हम बताएंगे कि वो 2 से 3 क्वेश्चन आप कहां से कवर कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन के चक्कर में इस समय अगर आप पहले से पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है कि आप उसको रिवीजन कर लीजिए, लेकिन अगर आप छोड़ कर रखें कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो मेरा मानना है कि इस समय आप ये गलती मत करिएगा कि आपको मिडिवल को पढ़ना पड़े या मिडिवल आप पढ़िए। आप दिमाग में रख लीजिए कि हमें 2 से 3 क्वेश्चन स्किप करने हैं, हम उसको कहीं और से कवर करेंगे। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ने के चक्कर में आए और आप कहीं रिवीजन नहीं हो पाया और कहीं भी मॉडर्न और एंशिएंट में डायलेमा आ गया, तो वहां आप फंसना स्टार्ट कर देंगे और आपका वहां सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुकने की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो आपको मॉडर्न एंशिएंट में से चूज करना है। तो मेरा, अगर आपको पढ़ना भी है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, रिवीजन करिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा मानना है कि पहले आपको मॉडर्न कंप्लीट करना चाहिए, फिर आपको एंशिएंट पे आना चाहिए, और फिर आपको मिडिवल पे जाना चाहिए। अब इसमें हम 2 बातें कहेंगे। मिडिवल को लेकर के अगर आप पहले से प्रीवियस पढ़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल रिवीजन करिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर इसको न्यू तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, मॉडर्न। अब सवाल ये है कि मॉडर्न में भी क्या पढ़ें, क्योंकि मॉडर्न भी अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है। मॉडर्न में भी बहुत कुछ चीजें हैं। मॉडर्न कहाँ से स्टार्ट होता है, मॉडर्न स्टार्ट होता है 1707 औरंगजेब की मृत्यु और चलता है 1947 तक।
तो हम क्या पढ़ें मॉडर्न में? तो मॉडर्न में क्या पढ़ें? मॉडर्न में सबसे अधिक क्वेश्चन किस सेगमेंट से आते हैं, इसको लेकर के भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मॉडर्न को आप 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। मॉडर्न को आप 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला है जहां हम 1757 से स्टार्ट करेंगे और 1857 तक जाएंगे। दूसरा सेगमेंट हम लेंगे जहां हम 1857 से आगे बढ़ेंगे और 1885 तक जाएंगे। और तीसरा सेगमेंट हम कवर करेंगे जहां हम 1885 से लेकर के 1947 तक जाएंगे। अब 1757 से लेकर 1857 तक पहला फेज है, ये फर्स्ट फेज हमारा। सेकंड फेज 1857 से लेकर के 1885 है और थर्ड फेज हमारा क्या है, 1885 से 1947। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन फेज में हम क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि अभी इन फेजों में बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें उन चीजों को पहले फोकस करना है, उन चीजों को बना के रखना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो। तो इसके लिए हम पहले फेज की अगर बात करें, अगर हम पहले फेज की बात करें, फर्स्ट फेज की, जिसमें आपको 1707 से लेकर के 1885 तक की बात करें, तो इसमें अगर आप हमसे कहेंगे तो हम कहेंगे आप इसको आप टुकड़ों में आपको पढ़ना पड़ेगा। टुकड़ों में कैसे? सबसे पहले आप पढ़िए बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले आप पढ़िए बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ। दूसरा आप पढ़िए बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ। तीसरा आप पढ़िए बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ। फिर आप यहां क्या पढ़ सकते हैं? फिर आप यहां पर आप पढ़ सकते हैं एंग्लो मैसूर वार, तीन हुए थे। और फिर लास्ट में यहां आप पढ़ेंगे एटीन 1857 का रिवोल्ट। तो फर्स्ट फेज में आपको कुल मिलाकर के हमारे हिसाब से 5 पॉइंट पढ़ने चाहिए। इस फर्स्ट पेज में अगर आप ये 5 पॉइंट कवर करते हैं तो यहां से इस फर्स्ट पेज से जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न नियम पूछे जाने वाले हैं वो आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं है। यहां से आपको सारे फर्स्ट पेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला बैटल ऑफ प्लासी, आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, एंग्लो मैसूर वार और 1857 का रिवोल्ट। ये फर्स्ट पेज में आपको चीजें पढ़नी चाहिए, इनको पहले कवर करना चाहिए, इन पे अपनी पकड़ अच्छे से बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज के मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चनों की संख्या इन्हीं चीजों से ज्यादा पूछी गई है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे फेज की बात करें, तो दूसरा फेज हमने आपसे कहा था जो सेकंड फेज है। सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज हमारा स्टार्ट होता है 1857 से लेकर के 1885 तक। यहां अगर हम आपसे बात करें तो यहां हम आपसे कहेंगे कि आप केवल आपको 1885, यहां अगर हम आपसे बात करें तो हम आपसे कहेंगे यहां आपको केवल 2 चीजें पढ़नी है। पहला 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उस रिवोल्ट का इंपैक्ट और उस रिवोल्ट के बाद की कंडीशन, और दूसरा आपको यहां पढ़ना चाहिए केवल ओरिजिन ऑफ कांग्रेस, ओरिजिन ऑफ कांग्रेस 1885। तो सेकंड फेज में 2 चीजें आपको देखनी है। पहला 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के बाद
क्या ब्रिटिश प्रतिक्रिया रही, क्या शासन प्रशासन में चेंज आया, क्या कांग्रेस के प्रति क्या जो है ब्रिटिश इंडियन संस्थाओं के प्रति ब्रिटिश का रूल रहा, क्या उनका नेचर रहा, क्या संवैधानिक चेंज किए गए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कांग्रेस। ओरिजिन ऑफ कांग्रेस में पढ़ते समय आप ये ध्यान रखिए कि यहां आपको ओरिजिन ऑफ कांग्रेस में पढ़ना ये है कि जैसे कंडीशन की सिचुएशन क्या थी, फिर यहां कुछ जैसे डफरिन के बारे में आपको पढ़ना है कि डफरिन ने क्या कहा, कर्जन ने क्या कहा, फिर यहां आपको कुछ इनकी शुरुआती मीटिंग्स आपको जैसे 1885 से लेकर के 1905 तक की मीटिंग भी आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग किसने हेड किया, फर्स्ट मीटिंग में कितने मेंबर थे, फर्स्ट मीटिंग में क्या पास किया गया, सेकंड मीटिंग को कौन हेड किया, फर्स्ट जो उसका चेयरपर्सन ब्रिटिश कौन था। दादा भाई नौरोजी के बारे में कई बार पूछा गया है कि कितनी बार उन्होंने अध्यक्षता की। फिर गोखले साहब को बारे में यहाँ पूछा गया है कि गोखले साहब स्वराज की बात पहले कहाँ की गई थी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ कांग्रेस अगर आप पढ़ेंगे तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि, उसके पीछे कितनी संस्थाएं थी जिनको मिलाकर कांग्रेस बनाया गया, कांग्रेस बनाने में डफरिन की क्या भूमिका है, कांग्रेस बनाने को लेकर के ह्यूम की क्या भूमिका है, कांग्रेस को लेकर के लाला लाजपत राय के क्या विचार हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पढ़ेंगे। कांग्रेस में शुरुआती दौर में क्या उनकी डिमांड थी, शुरुआती दौर में क्या उनके सरकार से अपेक्षाएं थी, उनका क्या रिएक्शन था। फिर आप शुरुआती दौर के जो अधिवेशन है इनके 1885 का है, 86 का है, 87 का है, 1885 से लेकर 1905 तक के जो शुरुआती अधिवेशन हैं उनकी अध्यक्षता किसने की, उसमें कितने मेंबर शामिल हुए, क्या कौन से बिल वहां पास किए गए। क्योंकि यहाँ आप देखें कई बार क्वेश्चन बना, पहला अध्यक्ष कौन था, दूसरा अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नौरोजी ने किसकी अध्यक्षता की, स्वराज जब पास किया गया तो कहां पास किया गया, उस समय अध्यक्ष कौन था। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं। तो लास्ट वाला जो है 1885 के कांग्रेस का ओरिजिन, इसको भी आप अच्छे तरीके से कवर करिए। तो सेकंड पेज में आपको दो चीजें यहां से पढ़नी है। तो सेकंड फेज की बात आपकी क्लियर हो गई। अब जो महत्वपूर्ण सबसे है वो थर्ड फेज में हमें क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। थर्ड फेज में हमें क्या पढ़ना वो हम देख लेते हैं। थर्ड फेज जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है पूरे मॉडर्न इंडिया का, जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है पूरे मॉडर्न इंडिया का, ये स्टार्ट होता है आपका कांग्रेस के उदय से लेकर के और देश की आज़ादी तक। ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं वो है, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है पार्टीशन ऑफ बंगाल। दूसरा आपका है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। तीसरा है आपका ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लीग। चौथा है आपका
फर्स्ट वर्ल्ड वार का सिचुएशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार का दौर। फिर आपका है लखनऊ पैक्ट, फिर अगला आपका है मॉर्ले मिंटो, 1909। फर्स्ट पेज में आपको सेकंड थर्ड पेज जो लास्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपको स्टार्ट करना है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में स्टार्ट हुआ। फिर आपका ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो कंडीशन स्टार्ट हो रही है। फिर लखनऊ पैक्ट जो 1916 में होता है, और फिर मॉर्ले मिंटो एक्ट जो आपका 1909 में हो रहा है। इसके बाद जो आपका स्टार्ट हो रहा है थर्ड पेज में, वो गांधीयन एरा स्टार्ट हो रहा है। गांधीयन एरा, गांधीयन एरा में क्या पढ़ना है, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मॉडर्न इंडिया में भी कंफ्यूज ना हो, और सब्जेक्ट वाइज हम आपको जितना बता रहे हैं, अगर आप उतना करते हैं, उन चीज़ों को पहले कवर करते हैं, उनको रिवीजन में डालते हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में आ रहे हैं तो आप 28 से 29 करने की पोजीशन में रहेंगे, और हर सब्जेक्ट की ऐसी स्थिति ही रहेगी। ये चीज़ें बड़े रिसर्च से निकाल के हम आपके सामने ला रहे हैं, आप इसको अच्छे तरीके से कवर करिए। गांधीयन एरा में आपको पढ़ना है, गांधीयन एरा पर स्टार्ट करेंगे तो गांधी जी का जब एंट्री हो रही है वहां से आपको पढ़ना है सबसे पहले चंपारण, चंपारण के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मस्कट। फिर इसके बाद खिलाफत मूवमेंट, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मोंटफोर्ड कमीशन, फिर आपका साइमन गो बैक, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर मीटिंग, कंप्लीट फ्रीडम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 3 हुए थे आपके, 1, 2, 3, 1935 का एक्ट, फिर 1937 का इलेक्शन, फिर आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कांग्रेस की बनी थी वो, सेकेंड वर्ल्ड वार के कंडीशन, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन, वेबल प्लान और माउंटबेटन प्लान। थर्ड पेज में आपको इतनी चीज़ें कवर करनी चाहिए। थर्ड पेज में अगर आप इतनी चीज़ें कवर करते हैं तो आपका थर्ड पेज से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको हमने 3 फेज बताया हिस्ट्री का, तीनों फेज आप हिस्ट्री को हमने आपको बता दिए। तीनों फेज में अगर आप देखेंगे
तीनों फेज अगर आप देखेंगे तो हमने आपको बताया तीनों फेज में हमने आपको हिस्ट्री में बता दिया क्या पढ़ना है। तो अगर आप तीनों फेज मिला करके अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, तीसरा है 1885 टू 1947, इन तीनों सेगमेंट में हमने आपको जो बताया है उतनी चीज़ें अगर आप हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में कवर करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो मॉडर्न इंडिया से आने वाले अगर 25 क्वेश्चन हैं तो इस 25 क्वेश्चन में से आपका 23 से 24 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे और आप 23 से 24 क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे और वो आपके सही होंगे, कहीं क्वेश्चन इधर उधर आपका नहीं होने वाला है। इसलिए हमने इतने डिटेल में चीज़ें आपके लिए ओपन की है। अब रही बात मिडिवल की, तो हमने बोला स्किप करी। रही बात एंशिएंट की, तो एंशिएंट को अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट इंडिया में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर जैना, बौद्धा, ऋग्वेदा, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और गुप्तोत्तर, लेटर गुप्ता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैना, बौद्धा, ऋग्वेदा, महाजनपद, मौर्य, लेटर मौर्य, गुप्ता, लेटर गुप्ता, इन चीजों को अगर आप कवर करते हैं, और इन चीजों को ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल पढ़ना है, इन चीजों में मौर्य, लेटर मौर्य, गुप्ता, लेटर गुप्ता में इन 4 सेगमेंट में आपको इनके पॉलिटिकल और सोशल, इन दोनों चीजों को देखना है। पॉलिटिकल और सोशल अगर आप देखते हैं तो लेटर मौर्य, मौर्य गुप्ता, लेटर गुप्ता से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके यहां कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एंशिएंट में क्या पढ़ना है, मॉडर्न में क्या पढ़ना है, वो हमने आपको डिटेल यहां समझा दिया। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के। तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के आपको अभी हमने इसके पहले ही बताया, पॉलिटी में लिखा हुआ पंचायती राज, पब्लिक इशू, इन सारी चीजों को पढ़नी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चनों की श्रृंखला जो सबसे अधिक पूछी गई है वो कुछ स्पेशल सेगमेंट हैं पॉलिटी के, वहां से पूछी गई है, और वो हैं जैसे पहला डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को पूछा गया है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से क्वेश्चन को पूछा गया है, और ये स्टार्ट होता है 73 रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है और ये जाता है एक्ट 1947 तक। ये आपको यहां तक कवर करना होता है, ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जितने भी एक्ट हैं वो सब पढ़ने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स का इंडिया एक्ट है, 1813 का एक्ट है, 1833 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है, 1917 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी है। अगर मैं इसको आपको एक डिटेल एक्सप्लेन करें तो हाँ, आपको इसमें क्या पढ़ना है, अब मैं केवल एक्ट लिखूंगा, उसमें चार्टर वगैरह भी नाम आ जाता है। 73 का रेगुलेटिंग पढ़ना है, फिर आपको पिट्स का इंडिया एक्ट पढ़ना है। पिट्स का इंडिया एक्ट आप पढ़ेंगे जो 1784 में हुआ था। फिर 1813 का एक्ट पढ़ेंगे आप। 1813 का वही एक्ट है जहां आपको 1 लाख रुपया दिया गया था भारतीय शिक्षा के लिए, महत्वपूर्ण बहुत है। फिर आप एक्ट 1833 पढ़ेंगे। फिर आपको एक्ट 1858 पढ़ना है। ये 1857 के रिवोल्ट के बाद बनाया गया था, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको कंप्लीट करना है।
फिर आपको 1861 का एक्ट पढ़ना है जहां चुनाव की बात की गई है। फिर आपको 1892 का एक्ट पढ़ना है जहां फिर चुनाव में कुछ प्रावधान की बात की गई है। इसके बाद आपको यहाँ 1909 का एक्ट पढ़ना है जिसको मॉर्लेमेंटो आप कहते हैं, जहां पहली बार आपको पृथक निर्वाचन की बात की जाएगी, सेपरेट इलेक्शन की बात की जाएगी मुस्लिम के लिए, और इसी के पहले ही मुस्लिम लीग का गठन कर दिया जाएगा मॉर्लेमेंटो के द्वारा। तो मॉर्लेमेंटो जो एक्ट है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ एक रिवोल्यूशन हो रहा है, एक यहाँ परिवर्तन हो रहा है। इसी के द्वारा पहली बार भारत में निर्वाचन प्रणाली में पृथक निर्वाचन की बात की जाएगी और मुस्लिम को अलग से पृथक निर्वाचन के लिए कहा जाएगा। इसके बाद आएगा 1919 का एक्ट जिसको आप मॉन्टफोर्ड एक्ट कहते हैं। ये मॉर्लेमेंटो है, मॉर्लेमेंटो एक्ट, और ये मॉन्टफोर्ड है, मॉन्टफोर्ड है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक परिवर्तन हो रहा है, यहाँ डायरकी व्यवस्था लाई जा रही है। डायरकी व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट हैं उनको दो पार्ट में बांट दिया जाएगा, एक रिजर्व रहेगा और एक अनरिजर्व रहेगा, दोनों में उसको बांट दिया जाएगा। यहाँ केंद्र में द्विसदन कर दिया जाएगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी लागू कर दी जाएगी। तो यहाँ एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को आप आगे जब रिवीजन करेंगे तो पढ़ेंगे मॉन्टफोर्ड में कि हमने क्या किया, कांग्रेस ने किस तरह इसको प्रतिक्रिया दी, क्या हुआ। तो मॉन्टफोर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी मॉन्टफोर्ड के जो प्रावधान है वो जाकर के 1935 में पलट दिए जाएंगे। 1935 में डायरकी लागू कर दी जाएगी सेंट्रल में, और प्रोविंशियल में क्या कर दिया जाएगा, द्विसदन कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और यही जो है इसी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे, इसी में एक बात कही गई थी कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो ये देखेगा कि क्या मॉन्टफोर्ड में जो बातें कही गई थी उसको लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को डेवलप करने में कहाँ तक उसका पालन हुआ है, कहाँ तक वो फ्रूटफुल रहा है, क्या उसके रिव्यू रहे हैं, क्या उसके फीडबैक रहे हैं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए कमीशन बनाया गया था, बात की गई थी कमीशन बनाया जाएगा और इंडिया में आएगा। लेकिन वो कमीशन 1939 में ना आकर के 1927 में आ गया और उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जब 1927 में आता है तो उसका गो बैक का नारा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। और कानून किसके लिए बनना था, भारतीयों के लिए। बात यहां कही गई थी कि शामिल किए जाने की, लेकिन जब कमीशन आता है तो उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया, इसलिए इस बात को खारिज कर दिया गया और साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया। और फिर उसी साइमन कमीशन का जब गो बैक का नारा दिया गया तो डिज़रायली महोदय ने एक चुनौती दी कि कांग्रेस अगर कोई ऐसा संविधान बनाती है जिसमें सभी दल सहमत हैं तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लेगी। और इस चैलेंज को नेहरू जी करते हैं और फिर एक नेहरू रिपोर्ट लेके आते हैं 1928 में। लेकिन दुर्भाग्य से वो रिपोर्ट जो है सहमति नहीं प्राप्त कर पाती है, नेहरू रिपोर्ट। फिर 1935 का एक्ट आपको पढ़ना है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें यहीं शामिल की गई हैं। और लास्ट में आपको 1947 का एक्ट पढ़ना है जिसको आप फ्रीडम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्ट में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आपको मेजर चीज़ें हम बता देते हैं जो आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको पढ़ना है जितने भी साइलेंट फीचर हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपको पढ़ना है कि हमने किस देश से उसे क्या चीज़ लिया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बाहर से क्या चीज़ें शामिल किया है, ठीक, अदर कंट्रीज हमने क्या चीज़ें शामिल किया है। फिर यहाँ आपको सारे पार्ट, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2011 से 2018 के और 19 के पेपर में तो कितने पार्ट हैं, कुछ मेन पार्ट, उन पार्ट के सब्जेक्ट क्या है उसको आपको रिलेट करने को दिया गया है। तो यहाँ पार्ट आपको जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनका पार्ट प्लस सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बिल्कुल ही याद होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 1 टू लेकर के 51A तक तो पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए। इसके बाद आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट का क्या है, पार्लियामेंट का क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या है, महाभियोग का क्या है, अमेंडमेंट का क्या है, कुछ आर्टिकल हैं जिनको आपको धीरे धीरे याद होना चाहिए। लेकिन जो बेसिक है वो 1 से लेकर 51 तक आपको याद होना ही चाहिए। फिर आपको प्रियम्बल, फंडामेंटल प्रियम्बल, सिटीजनशिप,
सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपको एक सीरीज में पढ़ना चाहिए, एक सीरीज में कवर करना चाहिए। इसके बाद फिर आपको पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं इनको आपको एक सीरीज में पढ़ना चाहिए। फिर आपको स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल, ये आपको एक सीरीज में पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको जो और चीज़ें बच रही हैं उसमें जैसे जितने भी आपके बॉडीज हैं, यूपीएससी, एसपीएससी, ओबीसी कमीशन, एससी एसटी कमीशन, एनएचआरसी, एसएचआरसी, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहिए। और फिर यहाँ जितनी भी समितियाँ हैं, प्राक्कलन समितियाँ हैं, लोक लेखा समितियाँ हैं, इन चीज़ों को आपको यहाँ कंप्लीट करना चाहिए। तो अगर पॉलिटी में आप इतनी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, अच्छा इसके साथ और जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे तो यहीं आपको अमेंडमेंट पढ़ना होगा, अमेंडमेंट। और जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो साथ में आप इनके साथ इमरजेंसी भी पढ़ेंगे। जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो यहीं आपको पढ़ना पड़ेगा अध्यादेश। तो अगर आप इतनी चीज़ें कवर करते हैं पॉलिटी में तो आप मान के चलिए कि आपका पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके गलत होने वाले नहीं हैं, वो पॉलिटी से आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी से अगर आप मान के चलिए, पॉलिटी से अगर आपके पास 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस 25 क्वेश्चन में से अगर यहाँ इन सारे सेगमेंट को कवर करते हैं तो 23 से 24 क्वेश्चन आपके यहाँ से होने वाले हैं। ये अगर आप पिछले सालों में क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्वेश्चन बहुत ढेर सारे पूछे गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इतने सेगमेंट से क्वेश्चन बहुत ढेर सारे पूछे गए हैं। और खासकर मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं कि पार्ट, फिर उनका सब्जेक्ट, आर्टिकल, फिर उनका सब्जेक्ट, प्रेसिडेंट की पावर, इम्पीचमेंट का पावर जो उसका सब्जेक्ट, ये चीज़ें पूछी गई हैं तो इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इकोनॉमी में हमने आपको बता दिया है, वहाँ अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग का टर्म है, उसको आप पढ़िए। इसमें आप आरबीआई पढ़िए एंड इट्स कंपोनेंट पढ़िए, ठीक है ना। इसमें आप जितने भी इनके टैक्स रेपो रेट हैं, रिवर्स रेपो रेट हैं, जिनको आप लैब बोलते हैं, ठीक है, एसएलआर हैं, सीआरआर हैं, एमएसएफ हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें आप जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है ना, इसको आप यहाँ से पहले बैंकिंग सिस्टम को पढ़ के इसको आप कंप्लीट करिए। फिर दूसरा आप क्या है, इन्फ्लेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन पूरा कंप्लीट करिए। इन्फ्लेशन के बाद फिर पॉवर्टी आप कंप्लीट करिए। पॉवर्टी के बाद फिर बजट में विशेष ध्यान रखिए, यूपी का बजट देखिए। फिर आपको जितने भी प्लानिंग हुए हैं, प्लानिंग से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्लानिंग चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट का हो चाहे वो यूपी का हो, कौन सी योजना किसके लिए चलाई गई है, कौन सी योजना में क्या किया गया, आप देखिए अक्सर योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको बैंकिंग पढ़ना, बैंकिंग में ये टर्म अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होंगे। दूसरा आपको इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, बजट और प्लानिंग को देखना है। अगला सेगमेंट आपका ये है कि आप यहाँ से पीडीएस सिस्टम देखिए और अभी एपीएमसी को पढ़िए, क्योंकि किसान बिल को लेकर के ढेर सारी बात इसमें की गई है। फिर आप यहाँ डेमोग्राफी का जितना चीज़ है वो देखेंगे, और एक शब्द आपके सिलेबस में इस्तेमाल किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ ये चीज़ें आपको कवर करनी है। और एक चीज़ और आपको यहाँ देखनी है, वो ये है कि इकोनॉमिक में जितने भी पोर्शन हैं मैक्सिमम क्वेश्चन करंट को रिलेट करते हुए आते हैं, ठीक है ना, करंट से रिलेटेड होते हैं। तो करंट से रिलेटेड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो सोशल इकोनॉमिक में जो करंट होता है उसमें दो चीज तरीके करंट पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है प्लानिंग कि कौन सी योजना किसके लिए चलाई जा रही है, तो एक तो आपको प्लानिंग से क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो इकोनॉमी में बनता है वो जितने भी आपके इंडेक्स हैं, जितने भी आपके रिपोर्ट्स हैं, इन दोनों सेगमेंट से क्वेश्चन आपके खूब ढेर सारे आयोग पूछता है, जिसमें आपसे रैंकिंग पूछता है, रैंकिंग को मैच करवाएगा। अब रैंकिंग आपको दो तरीके से याद करनी है कि 2020 की रैंकिंग क्या थी, 2021 की रैंकिंग क्या है। 2020 ऐसा नहीं कि 2021 वाला कर लिया, कभी कभी पीछे का पूछ लेंगे 2021 में क्या थी, ठीक है। 2020 की रैंकिंग क्या है, 2021 की रैंकिंग क्या है, दोनों आपको यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे इंडेक्स और रैंकिंग पूछेंगे। साथ साथ इसको आप ये भी पता रखिए कि ये इंडेक्स जारी कौन कर रहा है, इंडेक्स जारी कौन कर रहा है, और इंडेक्स का जो कीवर्ड है, की पॉइंट्स वो क्या क्या है। जैसे कुछ इंडेक्स का मैं नाम ले लूँ, अगर यहाँ अगर कुछ इंडेक्स का नाम हम ले लें यहाँ, तो आप देखेंगे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, या जो एमपीआई निकाली जाती है वो आपके इंडेक्स हैं। तो ऐसे ढेर सारे इंडेक्स हैं जहाँ एक सोशल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से आपसे क्वेश्चन करंट के रिलेटेड पूछे जाते हैं, और उन प्लानिंग में, उन योजनाओं में, इंडेक्सों में आप पढ़िए। अगर पढ़ते समय जो हमारे इंडियन रैंकिंग क्या है उसको तो देखिए, इंडियन रैंकिंग में यूपी की क्या रैंकिंग है उसको भी आपको मेंशन करके रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमी में कवर करनी है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हम क्या पढ़ें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देखिए, सबसे अभी हमने पहले बोला कि आपको इन्वायरमेंटल स्टडी नहीं करनी है, और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जनरल अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट्स। आयोग आपसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ अवेयर रहने की बात करता है कि पिछले 1 सालों में आपके देश में, आपके प्रदेश में इन्वायरमेंट को लेकर के क्या हुआ है, क्या किया गया है, क्या पॉलिसी बनाई गई है, क्या किया जाना है। इन मुद्दों पे आपसे बात की जानी है, और इन्होंने इसमें बताया हुआ है द क्वेश्चन विल बी रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट। तो इसका मतलब यह है कि आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में जो सबसे पहले देखना है, और क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आता है वो पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक पूरा सेगमेंट है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, इसके रिलेशन और प्रॉब्लम, रिलेशन एंड प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन देखना है। दूसरा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी का बेसिक आपको जानना है। बेसिक में जैसे डिफिनीशन हो गया, फैक्टर्स हो गए, की हाइलाइट्स हो गए, ये सारी चीज बहुत डिटेल में नहीं। फिर तीसरा, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में भी आपको क्या, वही बेसिक जानना है। फिर चौथा है आपका क्लाइमेट चेंज, जो सबसे महत्वपूर्ण है।
क्लाइमेट चेंज, ये आपको पढ़ना है। और जो हिडन है वो ये है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी में अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आप पाएंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, पहला मैच द फॉलोइंग का पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग का पूछा गया है। और ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन कैसे पूछे गए? पहला पूछा गया है कि नेशनल पार्क का इन्होंने मैच करवाया है लोकेशन से, इंडियन लोकेशन से। फिर दूसरा इन्होंने मैच करवाया है कि यूपी में जितने भी पार्क हैं, यूपी में जितने भी सेंचुरी हैं, यूपी में जितने भी उद्यान, ये प्राणी उद्यान हैं, इन सब का मैच कराया है यूपी के डिस्ट्रिक्ट से। तो आपको इस तरीके क्वेश्चन को डील करना है जो वहाँ सिलेबस में हिडन है, कि आपको जितने भी पार्क हैं, प्राणी उद्यान हैं, नेशनल पार्क है, वो सारी चीज़ों को, सेंचुरी है, वो सारी चीज़ों को यूपी लेवल पे जहाँ जहाँ है, जैसे बखिरा का है, दुधवा इधर आपका है, उन्नाव में है, कई पश्चिम बिहार, तो इन सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी पश्चिम बिहार हैं उनका लोकेशन कहाँ है वो, और उनके अगल बगल अगर कोई रिवर है तो उनको लेकर के रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में हमेशा। तो पीसीएस में आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में विशेष ध्यान रखिए कि आपको नेशनल पार्क वगैरह वाले चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। कौन सा पार्क, कौन सा प्राणी उद्यान, कौन सा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है। इसके साथ ही अगर इस साल में, पिछले 1 सालों में कुछ भी कोई पार्क, कोई उद्यान, कोई पश्चिम बिहार अगर हाईलाइट हुआ है पूरे इंडिया में, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग का। ठीक है ना? तो ये आपको यहाँ से चीज़ें इतनी कवर करनी है। तो आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में एक चीज़ें यहाँ से कवर करके कंप्लीट करना होगा कि यूपी से चीज़ें हमें कैसे निकाल के रखनी है, कैसे चीज़ों को कवर करना है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमने आपको टॉपिक बता दिया। पॉपुलेशन और एनवायरमेंट इकोलॉजी का रिलेशनशिप, एनवायरमेंट इकोलॉजी का केवल बेसिक, एनवायरमेंट इकोलॉजी होता क्या है, क्या क्या इसके फैक्टर हैं, क्या क्या इसके की हाईलाइट्स हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन को लेकर के क्या हाल फिलहाल में 1 सालों में कोई कंजर्वेशन, किसी एनिमल के कंजर्वेशन या किसी बर्ड के कंजर्वेशन को लेकर के यूपी में कुछ किया गया है। फिर यूपी के जितने भी पार्क हैं, जितने भी पक्षी अभयारण्य हैं, जितने भी प्राणी उद्यान हैं, इन सब का लोकेशन मैच कराना। फिर इंडियन जो फेमस हुए हैं 1 साल में, उनका मैच कराना। इन सारी चीज़ों को आपके यहाँ कवर करेंगे। फिर रामसर कन्वेंशन भी है इसी में, रामसर कन्वेंशन और यूपी में क्या रिलेशन है, क्या कोई स्थल है यूपी का जो रामसर कन्वेंशन में है? तो रामसर कन्वेंशन क्या होता है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, किस जगह पर हुआ था, अभी तक भारत को कितने शामिल किए गए, लेटेस्ट में किसको शामिल किया गया है, यूपी के कितने हैं, यूपी का लेटेस्ट का कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी है। अब जनरल साइंस में भी यहाँ देखिए एक लाइन लिखा हुआ है कि आपको बिल्कुल जनरल साइंस पूछा जाना है, ना कि आपको साइंस पूछी जानी है कि जो बीएससी में या 12th में पूछी जा रही है। जनरल इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, वो साइंस आप वहाँ से कवर करिए। तो जनरल साइंस में आपके पास 3 चीज़ें हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे साइंस से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन मान लीजिए एवरेज आ रहे हैं, तो इस 20 में से बायो से लगभग आते हैं 17 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से लगभग आएंगे, बायो से आएंगे लगभग 16 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आएंगे 3 से 4 और फिजिक्स से आते हैं 2 से 3। ये क्वेश्चन की संख्या है पूछे जाने की। साइंस में 3 सेगमेंट आपको पढ़ना है, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हमने इसलिए इसको ऐसा रखा है कि पढ़ना भी आपको इसी हायरार्की में। अगर आपसे हम कहें तो सबसे पहले आपको बायो कवर करना है,
फिर बचे हुए समय में केमिस्ट्री कवर करना है, फिर बचे हुए समय में फिजिक्स कवर करना है। लेकिन अगर आप अभी तक केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़े हैं और आपको लगता है कि हम लास्ट में रिवीजन करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप पूरा फोकस बायो पर रख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे या पूरे साइंस टेक्स्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं, उनका जो क्वेश्चन पूछने जाने का नेचर होता है वो करंट से रिलेटेड होता है। करंट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बायो में, ठीक है। तो साइंस में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हमने आपको बताया कि साइंस में सारे क्वेश्चन करंट रिलेटेड आते हैं। तो आप इसके लिए साइंस पढ़ने के लिए दो तरीके का स्रोत का इस्तेमाल करिए। पहला ट्रेडिशनल में आप बायो का ट्रेडिशनल पढ़िए, फिर पूरी बायो आपको यहाँ नहीं पढ़ना, फिर बायो के उन सेगमेंट को आपको फोकस करना है, उन सेगमेंट को फोकस करना है जो करंट में हाईलाइट हुए हैं, जो करंट में हाईलाइट हुए हैं। जैसे इस समय कोविड चल रहा है, और कोविड किससे हो रहा है? वायरस से हो रहा है। तो सबसे पहले कि वायरस से होने वाले वायरस के बारे में पूरा आप जानिए। वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इनकी आपसे श्रेणी पूछ सकते हैं, इनको आप मिलान करा सकते हैं। इससे पहले वायरस से कौन कौन से ऐसे रोग हुए जो एपिडेमिक रहे, पेंडेमिक रहे, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कोविड के बारे में पूरी चीजें पूछी जा सकती हैं। कोविड को लेकर के जितने टीके हुए हैं उनके बारे में पूछे जा सकते हैं। कोविड को लेकर के यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या रणनीति रही है, क्या हुआ, इसको पूछे जा सकते हैं। कोविड को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, डब्ल्यूएचओ ने क्या नाम बताया, डब्ल्यूएचओ ने हमारे साथ कैसा क्या रिलेशन रहा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पूछी जा सकती हैं। और इसी कोविड में आपको बार बार एंटीबॉडी की बात की जाती है कि एंटीबॉडी इनका नहीं मजबूत है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी बनती कैसे है, एंटीजेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर आपसे कहा जा रहा है कि एंटीबॉडी का जो कनेक्शन है वो ब्लड से है, ठीक है। तो ब्लड क्या होते हैं, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ब्लड डोनर सर्वग्राही होता है, कौन सर्वदाता होता है, तो सारी चीजें आपको यहाँ रिलेट करके पूछी जा सकती हैं साइंस में। फिर अगर उसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में वो चीजें हाईलाइट होंगी जो करंट में हाईलाइट हुई हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा करंट इसमें आएगा, जैसे कोई मिसाइल छोड़ी गई है, कोई रॉकेट छोड़े गए हैं, उन चीजों को लेकर के हम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा आपसे, तो आप इन चीजों को ऐसे कवर कर सकते हैं। तो करंट साइंस टेक के लिए आप ट्रेडिशनल के साथ साथ करंट पे विशेष फोकस करिए, और ट्रेडिशनल उतना ही पढ़िए जितना बायो में जरूरी हो आपके लिए। जैसे ह्यूमन, और बायो में भी ह्यूमन बायो पहले पढ़िए, डिजीज के बारे में पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद उनके जितने भी आप देखेंगे करंट में, अगर इसमें कोविड वायरस चल रहा है तो कोविड वायरस क्या होता है, किसके कारण हुआ है, कोविड वायरस कहाँ से आया, कोविड वायरस के लक्षण क्या हैं, कोविड वायरस को लेकर के कौन सा वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीनेशन का तरीका क्या है, क्या यूपी में कोई वैक्सीन है, यूपी की पूरी रणनीति क्या रही है। फिर वायरस क्या होते हैं, वायरस से अभी तक कौन कौन से रोग हुए हैं, एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, ठीक है। फिर वायरस अगर पढ़ना है तो रिलेट आपको बैक्टीरिया का भी कनेक्शन पूछ सकते हैं, वो फंगस का भी पूछ सकते हैं वो। फिर एंटीबॉडी, यहाँ शब्द बार बार उठता है कि एंटीबॉडी उनकी नहीं है, तो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी आती कहाँ से, बनती कैसे, एंटीजेंस क्या है, कैसे एंटीबॉडी जनरेट किया जाता है, ब्लड क्या होते हैं, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद आप देखिए अभी आया था ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से कवर करिए। साइंस को पढ़ते समय आप करंट को ध्यान में रखेंगे। अब आपका पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में आपको पूरा सीसेट आता है, जहां आपके कुल 8 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। पहला है इंटरपर्सनल स्किल है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग है, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी, अगला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ क्लास 10th लेवल, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक। नेक्स्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अप टू क्लास X लेवल। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश क्लास X लेवल 10th लेवल, जनरल हिंदी क्लास 10th लेवल। तो आपको यहाँ देखिए बहुत से बच्चों को ये डर होता है कि सर हमारा तो मैथ है नहीं, तो हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो हमने आपसे ये कहा कि जो सीसेट का पेपर होता है वो 200 क्वेश्चन का, 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। आपको इसमें 66 से 67 नंबर पाने होते हैं। अगर 66 और 67 यानी कि 33% नंबर आप पा जाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, आप पास माने जाएंगे। तो इसके लिए आपको इसमें से अगर कोई सेगमेंट ऐसा है जो आप नहीं पढ़े हैं तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 67 पाना है। आपको मैं बता दूं, ये सेगमेंट आपका जो है यहाँ से आपके लगभग 10, आपके 8 पोर्शन है ना, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी से आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग से आपके 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी से आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों से मिला करके आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सेगमेंट यहाँ से पूछा जाता है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से। जनरल हिंदी से आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश से आपके 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको मैथ से प्रॉब्लम है तो मैथ का क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ को लेकर के आप परेशान मत होइए। अगर आपको कहीं मैथ में प्रॉब्लम है तो आप ये नहीं कि मैथ आप पहली बात वहाँ 10th लेवल का पूछा जाना है, दूसरी बात है वहाँ जो मैथ आती है कैलकुलेटिव आती है, आप वहाँ आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं भी आप तैयार हैं तो उसको लेकर प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे तो उसका नुकसान आपको जीएस में या कहीं देखना पड़ सकता है। आप मेंटली प्रिपेयर होइए। अगर आपको मैथ नहीं आ रहा तो हमें मैथ के 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अभी आपके पास 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 67 नंबर पाने हैं, यानी कि आपको एवरेज 50 क्वेश्चन हमें सही कर ले जाने, वैसे 33 का सही करने हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 50 क्वेश्चन हमें सही कर ले जाने हैं। और उन 50 क्वेश्चन को आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश में आपके कंप्रेंशन पूछा जाएगा। कंप्रेंशन से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। एक्टिव पैसिव से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से लगभग 2 क्वेश्चन होते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एरर, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, इनसे मिला करके आपको लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन इधर से मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ भी कुछ करते हैं तो 7 दोनों 11 क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो जाएंगे इतने पोर्शन से, कुल 3 से। और ये बहुत आसान सा होता है, कंप्रेंशन वहाँ दिया होता है, आप उसको पढ़ के आंसर वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, देशज, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, शब्द रचनाएं, और यहां से भी आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इन दोनों को पढ़ने का तरीका सबसे आसान ये है कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए। यहाँ के जो जनरल इंग्लिश है या जो जनरल हिंदी है, इन दोनों को कवर करने के लिए अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप रिवाइज करिए, और लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में पढ़िए, एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में पढ़िए। अगर आप इतना करते हैं तो आपके ये सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपके सामने नहीं होने वाली है। तो अभी तक हमने देखा कि सिलेबस हमारा क्या है, उस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी को लेकर के कि हम इसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी रखें और हमें उसमें कैसे काम करना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि पीसीएस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको स्किप करना है। अब हम ये देखते हैं कि अगले 50 दिनों की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रणनीति बनाएंगे तभी अगले 50 दिनों में हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और जो रणनीति हम अभी आपको बता रहे हैं, अगर आप उस पर काम करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन प्री में जरूर होगा। रणनीति बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कुल कितने टॉपिक पे, कुल कितने सब्जेक्ट पे काम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कुल पीसीएस प्री को लेकर के कुल कितने कंटेंट हैं, कुल कितने टॉपिक है जिस पे हमको काम करने हैं। तो हमारे पास कुल जो टॉपिक हैं पीसीएस प्री 2021 को लेकर के, ईपी पीसीएस प्री 2021 को लेकर के अगर हम मोटा मोटा देखें तो एक तो हमारे पास टॉपिक है जीएस का, दूसरा टॉपिक हमारा है सीसैट का, सीएसएटी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, और तीसरा टॉपिक हमारे पास है टेस्ट का। अब इनको हम थोड़ा आपके लिए और आसान बनाते हैं, थोड़ा और आपके लिए इसको एलोबरेट करते हैं। जीएस में को हमने 2 पार्ट में तोड़ा है, क्योंकि जब हम इस बाय फ्रैक्शन में नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। जीएस को 2 पार्ट में तोड़ा है। पहला पार्ट है जीएस जो आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ट्रेडिशनल का, और दूसरा पार्ट आपका है करंट अफेयर्स का। दूसरा पार्ट किसका है? करंट अफेयर्स का। सीसैट आपका तीसरा पोर्शन है। अगला टेस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है उसको हमने दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा पार्ट जो है उसको हमने नाम दिया है मॉक टेस्ट। कोई ना कोई मॉक टेस्ट आप जरूर दे रहे होंगे, चाहे क्लास का हो चाहे किसी का हो।
तो इस तरीके से अगर जब हमने आपको ये चंक बाय चंक में तोड़ा तो आपको एक बात बिल्कुल रेशियो की तरह क्लियर हो गई कि हमारे पास अब कुल फाइनली कितने सेगमेंट है जिस पे हमें काम करना है। तो कुल आपके पास 5 सेगमेंट है जिस पे आपको काम करना है। अब आपको डेली रूटीन के अपने कुल घंटों को इन 5 सेगमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप केवल जीएस, सीसेट और टेस्ट सीरीज के रूप में तोड़ते तो शायद आपके पास 3 सेगमेंट होता और आप बाय फैक्ट नहीं कर पाते, चीजें उलझना स्टार्ट हो जाती। तो हमें क्लियर हो गया कि जीएस में हमारे पास 2 चीज है, एक जीएस ट्रेडिशनल, दूसरा करंट अफेयर्स, फिर साथ में सीसेट भी है और तीसरा हमारे पास टेस्ट है जिसके 2 मॉड्यूल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुल जो दिन के 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में अगले 50 दिनों में हमें कुल कितने घंटे अपने रिवीजन पे, अपने स्टडी पे, अपने प्री के एग्जाम पे देने हैं। तो हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट में पहला कौन सा है? जीएस ट्रेडिशनल। जीएस ट्रेडिशनल। तो हमारा मानना यह है कि इस समय सारे अभ्यर्थियों को जो पीसीएस प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, चूंकि अब रिवीजन की प्रक्रिया में हैं और रिवीजन करने के लिए उनके पास केवल 50 दिन बचे हुए हैं, इसमें पूरे ट्रेडिशनल को, करंट अफेयर्स को, सीसेट को, टेस्ट पेपर को कवर करना है। तो आपको एक दिन में 2 जीएस के पेपर को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। 2 ट्रेडिशनल जीएस के पेपर को आप एक साथ लेके कवर करिए। फिर दूसरा सेगमेंट आपका है करंट अफेयर्स का। इसको हमने आपको बोला कि दिसंबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के करंट को आपको यहां कवर करना चाहिए। तीसरा पोर्शन आपका है सीसेट का और चौथा पोर्शन हमने आपको बताया था किसका? टेस्ट का। टेस्ट में हमने आपको 2 बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट। अब देखिए, आपको पर डे 2 जीएस के सब्जेक्ट लेके चलने हैं तो आपको मिनिमम एक दिन में 3 से 4 घंटे आपको मिनिमम देने पड़ेंगे अपने जीएस वाले पोर्शन को। एक दिन में आपको ट्रेडिशनल 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने पड़ेंगे और उनके लिए आपको 3 से 4 घंटे का समय देना पड़ेगा। साथ ही जो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, ये मैक्सिमम रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, आपको सिलेक्शन से बाहर करने में, क्योंकि 35 to 37 क्वेश्चन यहां से आते हैं करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स का आपके पास दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का पढ़ना है, रिवीजन भी करना है। तो मिनिमम आपको 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स पे भी देने पड़ेंगे। 2 घंटे आपको मिनिमम करंट अफेयर्स का देना पड़ेगा। फिर सीसेट है। सीसेट चूंकि क्वालिफाइंग है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आयोग किसी चीज को क्वालिफाई बनाती है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बच्चों के दिमाग में बात रहती है कि सीसेट क्योंकि क्वालिफाइंग है तो हमारे लिए 33% पाना बहुत आसान है, और इस चक्कर में अभ्यर्थी अपना नुकसान कर बैठता है और सीसेट को जीएस और बाकी के तुलना में कमजोर मानते हुए तैयारी अपनी उतनी अच्छी से नहीं करता। लेकिन जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो उस पर प्रैक्टिस ना होने से क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाता समय में, और वहां उसका सीसेट के कारण कई बार सिलेक्शन अच्छे लोगों का रुका हुआ है। तो आपको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग है मित्रों। अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप जीएस में कितना भी अच्छा नंबर पाएं कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सीसेट को एटलीस्ट कम से कम आपको 1 घंटा रोज देना ही होगा। 1 घंटा आपको सीसेट को रोज देना ही होगा। 1 घंटे में कोई भी आप एक टॉपिक उठाइए, रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, लेकिन आपको 1 घंटा मिनिमम, वैसे तो 2 घंटा शुरुआत में देना चाहिए अगले 25 दिन तक, बाकी 25 दिन में आप 1 घंटा दीजिए। लेकिन मैं अभी से मान रहा हूं कि आप केवल 1 घंटा अगर सीसेट को देते हैं तो अगले 50 दिन में अगर 50 घंटा आप सीसेट को देते हैं तो विश्वास मानिए सीसेट आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और सीसेट में किस पोर्शन को कवर करना है, कैसे पढ़ना है, हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। उसी फॉर्मेट में आपको चीजों को लेके चलना है। अब यहां आपके देखिए 2 टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दूसरा मॉक टेस्ट। यहां एक टेस्ट को कम से कम आपको 3 घंटा देना पड़ेगा। कम से कम 3 घंटा। 3 घंटा क्यों देना पड़ेगा अभी हम आपको बताएंगे। कम से कम कितने घंटे देने पड़ेंगे एक टेस्ट को? 3 घंटे। यानी कि जो टेस्ट सीरीज वाला आपका मॉड्यूल है उसके लिए आपको 6 घंटा रिजर्व
करना पड़ेगा और ये करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ सीसेट जीएस से लेकर के सीसेट तक की सारी प्रक्रियाओं का जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन इस टेस्ट पे ही डिपेंड करता है और ये टेस्ट ही बताएगा कि आप कितना प्रिपेयर हुए हैं, कितना प्रिपेयर अपने आप को कर पाए। इसलिए जरूरी ये है कि टेस्ट को मैक्सिमम समय आप दीजिए। टेस्ट में 6 घंटा क्यों देंगे अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको एक दिन में जो आपका दिन है 24 घंटे का, इस 24 घंटे में इस समय अगले 50 दिन तक नेक्स्ट 50 डेज में आपको पर डे कितना देना पड़ेगा वो मैं बता दूं। पहला जीएस के लिए आपको 4 घंटे, सीसेट के लिए आपको 1 घंटे और करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 घंटे और टेस्ट के लिए आपको 6 घंटे। तो अगर आप देखेंगे तो एक दिन में आपको 13 घंटे, 6, 4, 10, 3, 13 घंटे मिनिमम आपको देने हैं। 13 घंटे आपको मिनिमम एक दिन में अपनी पढ़ाई को अगले 50 दिनों के लिए देने हैं। ये मिनिमम है, आपको देने हैं और ये मिनिमम से 13 से लेकर के 15 घंटे तक की पढ़ाई आपको एक दिनों में अगले 50 दिनों तक के लिए करनी पड़ेगी। क्योंकि कितना भी आप कम करेंगे तो ट्रेडिशनल 2 सब्जेक्ट को लेकर के आपको अच्छे तरीके से काम करने में 2 से 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ने में लग जाएंगे और अगले 50 दिनों तक मित्रों 13 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने आप जीवन निर्माण के लिए अगले 50 दिनों के सब कुछ त्याग करके 13 घंटे नहीं दे सकते हैं तो फिर ये बड़ी विफलता सिर्फ आपके कारण होने वाली है। अब हम बात करेंगे कि हमने टेस्ट को ही इतना बड़ा समय क्यों दिया, 6 घंटे क्यों दिया। तो टेस्ट को 6 घंटे क्यों दिया इसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने यहां क्यों रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्यों रखा। आप अक्सर लोगों सुनते होंगे कि क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। क्या हुए हैं? क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई तरीके से। पहला तरीका यह है क्वेश्चन रिपीट होने का कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था वही डायरेक्ट क्वेश्चन करंट ईयर में आ जाए, तो एक क्वेश्चन रिपीट करने का तरीका यह होता है। दूसरा तरीका होता है कि ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन रिपीट होता है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन्हीं के थ्रू क्वेश्चन जो है ऑप्शन के थ्रू करंट में चीजें रिपीट होती हैं। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपका क्वेश्चन बना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सराउंडिंग या उससे रिलेटेड जितनी भी उसके आसपास की घटनाएं हैं उन घटनाओं से रिलेटेड, यानी कि इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन, इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जहां से क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। तो इसलिए जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए तो 3 घंटा इसलिए हमने आपको दिया है क्योंकि आप पहले 2 घंटे में टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एज ए मॉक टेस्ट ही इस्तेमाल करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज ए मॉक टेस्ट ही आपको लेना है। टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने पर अपना रिजल्ट जनरेट करिए और फिर जो भी टेस्ट दीजिए उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए। एक्सप्लेनेशन क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन किया तो वो क्वेश्चन तो आपका तैयार हो गया और 4 ऑप्शन तैयार हो गए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के सराउंडिंग जितने भी क्वेरी हो सकती हैं, जितने भी क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं, वो सब आपको एज एक्सप्लेनेशन वहां मिल जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपका ट्रेडिशनल का एक बार फिर रिवीजन इधर हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा आपने, असहयोग आंदोलन आपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप में सुबह रिवीजन किया, शाम को आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव पास किया गया था उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो वहां क्वेश्चन दिया गया, आपने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, टिक कर लिया, फिर जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जो भी बुक आप मार्केट से खरीदेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें एक्सप्लेनेशन जरूर होता है। तो जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जब एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो उस एक्सप्लेनेशन में असहयोग आंदोलन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो एक ही दिन में आपका असहयोग आंदोलन का 3 बार रिवाइज हुआ। पहला जब आपने सुबह पढ़ा, दूसरा जब आपने क्वेश्चन के रूप में देखा, तीसरा जब उसका एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा। एक ही दिन में जब इस तरह की चीजें रिपीट होती हैं तो अब आगे आने वाले किसी भी प्रकार के
क्वेश्चन जो असहयोग आंदोलन से रिलेट करेंगे आपके गलत होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो हमने टेस्ट वाला शेड्यूल रखा है, तो इस तरीके से टेस्ट वाले शेड्यूल में आपको करना यही है कि सबसे पहले आप टेस्ट दीजिए, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको इवैल्यूएशन करना है आपको अपना इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन करने के बाद इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी है। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो ये मान के चलिए कि रिपीट होने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं या नहीं भी रिपीट होने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके बाद भी एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यहां एक चीज बहुत विशेष ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें 2 तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक जो जीएस वाला पोर्शन है, तो कोई बात नहीं, जीएस वाला जो पोर्शन पूछा जाता है वो ट्रेडिशनली होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहीं पढ़ लीजिए, लेकिन इसका दूसरा सेगमेंट करंट अफेयर्स वाला होता है। अब मान लीजिए 2019 का आपने पढ़ा, 2019 का पेपर आपने रिवाइज किया, तो 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा वहां करंट का क्वेश्चन कुछ भी था। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, पूछ लिया इन्होंने कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया। अब ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया 2019 में पूछा इन्होंने क्वेश्चन, तो 2019 में जिसको दिया गया वो वहां के लिए वैलिड था, तो आप उस डाटा को नहीं याद करेंगे। अब यहां आपको करंट अफेयर्स के सेगमेंट को पढ़ते समय, रिवीजन करते समय ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो करंट अफेयर के जिस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है उस सेगमेंट के क्वेश्चन का आंसर आप नेट पे जाकर के, गूगल पे जाकर के सर्च करिए और जो करंट डाटा है उस करंट डाटा को वहां अपने उस बुकलेट में जोड़ लीजिए। जैसे एग्जांपल 2019 में उसने पूछा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया। आपके सामने ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 2019 का है, आप 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपने आप से इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए कि भैया 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछा गया, तो हो सकता है 2021 वाला भी दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछ लिया जाए, तो आप यहीं लिख लीजिए 2021, गूगल से सर्च करिए, कोई भी नाम, मान लीजिए नाम ए है तो आप डाल दीजिए कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 का ए व्यक्ति को दिया गया। इसी तरह आप अगर करते जाएंगे तो करंट अफेयर्स के भी जितने क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप समझ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने बता दिया। इसमें बस एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट अफेयर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके डाटाज को आप जरूर मेंशन करिए। करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन आएंगे उनके डाटा का वेरिफिकेशन जरूर करिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने की प्रक्रिया में पुराने डाटा को ही एंट्री कर लेते हैं। रिवीजन करने में पुराने डाटा को एंट्री कर लिया और जब करंट की मैगजीन पढ़ने लगा तो वहां नया डाटा आ गया, तो वो डायलेमा की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसलिए आप ना आइए, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि करंट अफेयर्स के जितने भी चीजें, जो भी सेगमेंट क्वेश्चन आपको मिले 2019, 20, 21, 19, 20, 18 का रिवीजन करते समय, उन क्वेश्चनों का आंसर आप गूगल करके या किसी भी माध्यम से अपने टीचर से मिलकर गूगल करके इस डाटा को वेरीफाई करिए और करंट डाटा को यहां एंट्री कर दीजिए और इस करंट डाटा को एंट्री करके इसका एक करंट नोट्स, अपना करंट डाटा का पूरा अलग नोट्स बना लीजिए। और विश्वास मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो करंट अफेयर्स का आपका जबरदस्त रिवीजन होने वाला है। और करंट अफेयर्स से अगर 35 क्वेश्चन आते हैं तो इस मॉड्यूल के तहत अगर आप चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे रिलेटेड करंट डाटा को अगर अपडेट कर लेते हैं, तो अगर करंट अफेयर्स से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको स्टडी समझ में आ गई अगले 50 दिनों की, कि अगले 50 दिनों में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जीएस, करंट अफेयर्स, सीसेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट। इन 5 को लेकर के आपको कुल एक दिन में 13 से 15 घंटे देने हैं। जीएस को कैसे पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट एक दिन में लेकर चलने हैं। फिर करंट को आपको देखना है पर डे 2 घंटे, सीसेट का एक पार्ट रोज 1 घंटा आपको देखना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपको लगाना है, और साथ में कोई ना कोई एक मॉक टेस्ट पेपर आप कर सकते हैं।
इतना चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन निस्संदेह होगा। अब कैसे आप पढ़ेंगे ये मैं नहीं बता सकता कि आप सुबह पढ़िए शाम को पढ़िए। हाँ, ये है कि 13 से 14 घंटे आपको पढ़ने हैं। अब अपना रूटीन आप अपने हिसाब से सेट करिए, लेकिन विकल्प उचित ये होगा कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शाम तक की प्रक्रियाओं में आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय जितना जरूरी इस बात की रणनीति बनाना है कि आप क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, उतना ही जरूरी यह है कि दिमाग को रिलैक्स किया जाए। और दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, शांत रखने के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर भरपूर नींद अच्छे तरीके से लें। तो अगले 50 दिनों तक तनाव ना लेते हुए, अच्छी बढ़िया नींद लेते हुए 8 घंटे की आपको ये सारे काम करने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी हमने आपको स्ट्रेटजी बताई, जितने भी आपको प्रोग्राम बताए, इन सारे प्रोग्राम में भूमि आईएएस आपकी कहां हेल्प कर सकता है या भूमि आईएएस आपकी कहां हेल्प कर रहा है। तो पहले तो यह है कि भूमि आईएएस आपका हेल्प इस रूप में कर रहा है। आप सभी विद्यार्थियों से मैंने अपील भी की थी और हमने आपसे बताया भी था कि पहली भूमि आईएएस जो आपके साथ हेल्प कर रहा है, भूमि आईएएस जो आपके साथ हेल्प कर रहा है वो पहला ये है कि हम आपके लिए यूपीपीसीएस का एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं। यूपीपीसीएस प्री का एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो शायद 16 अगस्त से स्टार्ट हुई है। क्यों आशीष, 16 अगस्त से स्टार्ट है नहीं ना, 5 जुलाई, सॉरी, जो 5 जुलाई से स्टार्ट हुई है, 5 जुलाई से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। और इस प्रोग्राम की जो फीस है बहुत मिनिमम से हमने रखी हुई है। आप हमारे चैनल पे जा करके, और ये जो प्रोग्राम हमारा वो भूमि एजुकेशन ऐप है, हमारा ऐप है जिसका नाम है भूमि एजुकेशन। भूमि एजुकेशन जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली हेल्प तो हमने आपके लिए किया है कि प्रॉपर एक पीसीएस प्री 2021 का हमने टारगेटेड बैच बनाया है, जो क्लास हम ऑनलाइन मोड में चला रहे हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्लास हमारी है ये हम सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑनलाइन मोड में हमें ये क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये हमारा ऐप है भूमि एजुकेशन ऐप, उस पर जाकर के आप इसको क्लास को ले सकते हैं, कर सकते हैं। जहां हमने इस क्लास के माध्यम से हमने जो हमारा टारगेटेड बैच है उसमें हम क्या कंप्लीट करवा रहे हैं हम आपको बता दें। उस टारगेटेड बैच में पहली बात तो यह है कि सब्जेक्ट वाइज हम क्लास चला रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज हम आपकी क्लास कंप्लीट करा रहे हैं। दूसरा यह है कि हम सब्जेक्ट वाइज आपको वहां मटेरियल भी पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज मटेरियल भी हम वहां आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तीसरा हम आपसे काम ये कर रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी वहां आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी आपको वहां हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। चौथी बात यह है कि जो ये टेस्ट हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इस मॉक टेस्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है हमारी, जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और ऐप पे भी मिल जाएगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप हमारा भूमि एजुकेशन का, भूमि आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है वो आपको इस नाम से मिलेगा, भूमि आईएएस के नाम से, जिसको आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि हम आपके लिए एक प्रोग्राम चला रहे हैं टारगेटेड बैच का, जिसमें हम आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज क्लास दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज मटेरियल दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हैं। उस मॉक टेस्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम वीडियो लेक्चर के रूप में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इतनी चीजें हम वहां आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमारा YouTube चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस YouTube चैनल पे, जो कि भूमि आईएएस के नाम से है, इस भूमि आईएएस के नाम से जो चैनल है, इस पे हमारा कई ऐसे प्रोग्राम हम चला रहे हैं जिससे आपको करंट अफेयर्स के पोर्शन को तैयार करने में मदद मिलेगी। जैसे यहाँ हम
फोकस पॉइंट एक चला रहे हैं। इस फोकस पॉइंट का मोटिव यही है कि इस समय केवल इसका जो स्रोत है वो अभी हमने पीआईबी रखा हुआ है। तो पीआईबी पे जो डेली बेसिस पे जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जितने भी न्यूज आती है, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, वो सब हमें यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसको आप पढ़ के अपना करंट अफेयर्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आज का जो फोकस पॉइंट है वो हमारा, अभी आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है, आज ही हो रही है, जिसकी अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पीएम साहब को बुलाया गया है। इसकी भी हमने वहाँ डिटेल शेयर की हुई है, फोकस पॉइंट के रूप में वहाँ हम डाले हुए हैं। अभी दूसरा हमने एक फोकस पॉइंट डाला हुआ था, आप देखेंगे मॉनेटरी पाइपलाइन जारी किया गया, उसकी बात भी हमने वहाँ शेयर की हुई है। तो अगर आप इन चीज़ों को कवर करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, चीज़ों को अटैच करते हैं अपने आप को, तो आपको चीज़ें वहाँ आराम से मिल जाएंगी, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि अभी यूट्यूब चैनल पे हमारा यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए 3 प्रोग्राम लेके आने वाले हैं। पहला प्रोग्राम है जो यूपी पीसीएस स्पेशल के नाम से आएगा। दूसरा प्रोग्राम है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन होगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा। और तीसरा प्रोग्राम हम आपको लाएंगे जो लास्ट 15 डेज होंगे। इसमें जो हमारा प्रोग्राम आपको ऐप पे मिल रहा है, उस प्रोग्राम का हम कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। तो ये 3 प्रोग्राम हम यूट्यूब पे आपके साथ लॉन्च करने वाले हैं। इन 3 प्रोग्राम में अभी जो हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ, वो पहला प्रोग्राम हमारा होगा यूपी पीसीएस का स्पेशल चलाएंगे हम। इसमें हम 2 चीज़ लेके आ रहे हैं। जो यूपी पीसीएस स्पेशल है, यूपी पीसीएस स्पेशल जो है, इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा है। पहला इसका ट्रेडिशनल पोर्शन आएगा। ट्रेडिशनल पोर्शन का मतलब क्या, यूपी की राजनीति क्या है, इसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, यहाँ मेले कौन से हैं, उत्सव कौन से हैं, यहाँ इनका एनवायरमेंटल सेगमेंट क्या है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। और दूसरा यूपी रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये 2 चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब भी हम यूट्यूब पे लॉन्च कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। कल परसों से हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है वो यूपी स्पेशल का है। इसमें हम पहले ट्रेडिशनल स्टार्ट करेंगे, जैसे ट्रेडिशनल का सेगमेंट खत्म होगा हमारा, इसके बाद हम तुरंत यूपी स्पेशल का करंट स्टार्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज 2006 से। जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमारी सीरीज चलेगी, वो हम 2006 से लेकर के 2020 तक को कवर करेंगे। और ये सब्जेक्ट वाइज होगी, सब्जेक्ट वाइज होगी। मतलब जैसे पॉलिटी का है, तो पॉलिटी के जो टीचर हैं, जो फैकल्टी हैं आपके, वो 2006 से लेकर के 2020 तक में पीसीएस प्री में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप YouTube चैनल पे हमारे बने हैं तो विश्वास मानिए कि इन प्रोग्रामों के माध्यम से आपका बहुत फायदा होने वाला है और आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम हम बहुत ही रिसर्च के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और तीसरा जो लास्ट पोर्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने अभी आपसे बताया, वो है कि जितने भी हमारे ऐप पे क्लास चल रहे हैं, उस ऐप के क्लास को हम अगले 2 से 3 दिनों में 3-3, 4-4 घंटे की क्लास चला के कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट करेंगे आपका, जिससे आपका एक पूरा सेगमेंट तैयार हो सके और आप एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार मान सकें। और आप जब एग्जाम में बैठें तो आपके क्वेश्चन आपके सामने जब आए तो आपको एहसास हो, आपको इतनी आसानी हो कि ये क्वेश्चन तो हमने कई बार रिवाइज कर लिया। एक बार हमने क्लास के माध्यम से किया, दूसरा हमने टेस्ट के माध्यम से किया, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चली उसके माध्यम से कंप्लीट किया, और चौथा जो लास्ट में रिवीजन हुआ उससे हमने कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये रही आज की हमारी अगले 50 दिनों की रणनीति। उस 50 दिनों में जीएस में क्या पढ़ना, सीसेट में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, माइनस मार्किंग को कैसे टैकल करना,
फिर अगले 50 दिनों की रणनीति क्या होगी, कितने घंटे हमें देने हैं, किस सब्जेक्ट को कितना देना है। फिर अगले 50 दिनों के अंतर ही आपकी पढ़ाई के साथ साथ भूमि आईएएस आपके साथ किस तरह से सपोर्ट करेगी, किस तरह से खड़ी रहेगी, किस तरह से आपको उसका सहयोग मिलने वाला है, ये सारी चीज़ों को हमने आपके साथ शेयर किया। आपको इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉल का, हमारे मैसेज का, हमारे ऐप का, हमारे यूट्यूब चैनल का, हमारे टेलीग्राम चैनल का सारा लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो भूमि आईएएस के नाम से है, जो भूमि आईएएस के नाम से है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी हम लगातार मटेरियल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सारे लिंक आपको दे दिए जाएंगे, वहाँ अपने आपको रजिस्टर करिए और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे सेंटर विजिट करिए। हमारा सेंटर है भूमि आईएएस, वृंदावन सेक्टर 7A। आप विजिट करिए, हमारे कॉल डिटेल नीचे दिए गए हैं, वहाँ से आप हमें कॉल करके अपनी समस्याओं को हमसे साझा करके दूर कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, इस ऑफलाइन बैच में आप आइए। अभी एडवांस बैच में गवर्नेंस चल रहा है। हमारे यहाँ इंटर के बाद और इंटर के साथ भी हम बैच चलाते हैं, उसमें हमारी एनसीईआरटी बैच का नाम हमने उसको दिया, वहाँ एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। साथ ही आपको पीसीएस प्री को लेकर के कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कहीं भी कुछ भी पूछना हो तो आप बिना किसी संकोच के, निःशुल्क, बिना किसी फीस के आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ सेंटर विजिट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, हम आपकी प्रॉपर मदद करेंगे, जो भी हमसे संभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। आप सिलेक्शन लीजिए, आपके सिलेक्शन के लिए भूमि आईएएस आपके साथ हमेशा खड़ी है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आगे यूपी पीसीएस की एपिसोड सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।